नमस्कार। बीपीएससी मेंस की तैयारी में जवाहरलाल नेहरू का टॉपिक कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं। तो आज हम सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि आधुनिक भारत को बनाने में उनकी भूमिका पर एक ऐसा शानदार जवाब कैसे लिखें जिससे आपको सबसे ज्यादा नंबर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेहरू पर एक हाई स्कोरिंग जवाब आखिर लिखा कैसे जाए। देखिए, हम इस पूरे विश्लेषण को एक मॉडल आंसर की तरह ही देखने वाले हैं। मतलब इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक हर एक पहलू पर बात करेंगे ताकि एग्जाम में लिखते समय पूरा कॉन्फिडेंस रहे। देखिए, किसी भी अच्छे जवाब की इमारत ना एक मजबूत नींव पर टिकी होती है और बीपीएससी मेंस में ये नींव है अपना इंट्रोडक्शन। नेहरू पर एक दमदार इंट्रोडक्शन लिखने का सीक्रेट है उनकी कोर आइडियोलॉजीज, यानी उनकी मूल विचारधाराओं को समझना। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। तो ये है नेहरू के दर्शन के वो 4 बड़े स्तंभ। सबसे पहला, मानवतावाद, जिसका मतलब है तर्क और साइंटिफिक सोच पर जोर देना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, यानी दुनिया भर में सहयोग की बात करना। फिर आता है लोकतांत्रिक समाजवाद, मतलब एक पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जिसमें सामाजिक न्याय भी हो। और चौथा, धर्मनिरपेक्षता, यानी एक ऐसा स्टेट जो सभी धर्मों के लिए न्यूट्रल हो। जब अपनी इंट्रोडक्शन में इन पॉइंट्स को शामिल किया जाता है तो एग्जामिनर को पता चलता है कि समझ कितनी गहरी है। अच्छा, तो ये तो हो गई विचारधाराएं, लेकिन सवाल ये है कि असल में प्रैक्टिकली इन्होंने कैसा रूप लिया। तो अब चलते हैं जवाब के मेन बॉडी पार्ट पर और देखते हैं कि एक राष्ट्र के आर्किटेक्ट के तौर पर नेहरू के ठोस योगदान क्या थे। यहीं पर असल में सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। सोचकर देखिए, नेहरू को विरासत में कैसा देश मिला था, बटा हुआ, गरीब। ये माइंड मैप उन्हीं बड़ी बड़ी चुनौतियों को दिखाता है जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। एक तरफ शरणार्थी संकट, दूसरी तरफ रियासतों को एक साथ लाना और ऊपर से एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना। ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, तभी उनके काम का सही मूल्यांकन हो सकता है। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए नेहरू ने कई बड़े और महत्वाकांक्षी कदम उठाए। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं ने देश में औद्योगिकरण की नींव डाल दी। तो वहीं इनकोस्पार, जो आगे चलकर इसरो बना, उसने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नई उड़ान दी। जब अपने जवाब में इन एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल किया जाता है तो ये साफ दिखता है कि नेहरू का विजन कैसे भारत का भविष्य बना रहा था। पर नेहरू का विजन सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही नहीं था। दुनिया के मंच पर, खासकर उस कोल्ड वॉर के दौर में जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट रही थी, उन्होंने भारत के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना और वो था गुट निरपेक्षता का। मतलब साफ था कि भारत ना तो अमेरिका के गुट में जाएगा और ना ही सोवियत संघ के। और गुट निरपेक्षता की इसी सोच को पंचशील के 5 सिद्धांतों ने और भी ज्यादा मजबूती दी। ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि ये एक नई दुनिया बनाने का विजन था। ये जो 5 सिद्धांत हैं, संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे पर हमला न करना, अंदरूनी मामलों में दखल न देना, बराबरी और शांति से साथ रहना। जब इनका जिक्र जवाब में होता है तो वो जवाब एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन रुकिए, एक टॉप क्लास जवाब सिर्फ तारीफें नहीं करता, वो एक जरूरी सवाल भी उठाता है। क्या नेहरू की हर पॉलिसी कामयाब हुई? देखिए, एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब कुछ आलोचनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसकी काफी आलोचना भी होती है। इस माइंड मैप में वही मुख्य तर्क दिए गए हैं। आलोचक कहते हैं कि इस वजह से भारत के पास कोई मजबूत साथी नहीं बचा और 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ उसने इस पॉलिसी की कमियों को सबके सामने लाकर रख दिया। ये दिखाता है कि आदर्शवाद और जमीनी हकीकत में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल काम था। एक और बहुत ही दिलचस्प एंगल है और वो है नेहरू और गांधी के बीच सोच का फर्क। जहां एक तरफ गांधी ग्राम स्वराज्य और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की बात करते थे, वहीं दूसरी तरफ नेहरू एक मजबूत सेंट्रलाइज स्टेट और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के हक में थे। ये जो तुलना है ना, ये जवाब में एक बहुत गहरी एनालिटिकल लेयर जोड़ती है। तो इतनी सारी उपलब्धियों और आलोचनाओं के बाद सवाल ये उठता है कि नेहरू की विरासत को हम समेटे कैसे। एक अच्छा कंक्लूजन लिखने के लिए हमें उनके लास्टिंग इम्पैक्ट, मतलब उनके स्थायी प्रभाव और आज के समय में उनकी रेलेवेंस पर फोकस करना होगा। ये जो लाइन है, ये नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धि का सार है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत को एक साथ जोड़े रखा। सोचिए, उस दौर में दुनिया के कितने ही नए आजाद देश या तो तानाशाही में चले गए या पूरी तरह बिखर गए, लेकिन भारत एक लोकतंत्र बना रहा। शायद यही उनकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है। तो ये रहा पूरा 4 स्टेप फ्रेमवर्क।
सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उनकी विचारधाराएं, फिर बॉडी पैराग्राफ्स में राष्ट्र निर्माण और विदेश नीति में उनके योगदान, इसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस में आलोचनाएं और गांधी जैसे दूसरे नजरिए, और आखिर में कंक्लूजन में उनकी स्थायी विरासत और आज की रेलेवेंस। बस इस फ्रेमवर्क को फॉलो कीजिए और एक बेहतरीन जवाब लिखने का रास्ता साफ है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज 21वीं सदी में भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, उनके लिए नेहरू का कौन सा विचार सबसे ज्यादा मायने रखता है? क्या वो उनकी वैज्ञानिक सोच है, उनकी धर्मनिरपेक्षता की बात, या फिर पूरी दुनिया से सहयोग का उनका नजरिया? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही सोच एक सिविल सर्वेंट की सोच होती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।